Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सिन्हा, फैकल्टी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गोल इंस्टीट्यूट, आपके पास अभी आया हूं लेकर सॉल्यूशन स्पोर्ट टेस्ट 8 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते चल रहे हैं। यहाँ पे होप कि आप लोग अच्छे से टेस्ट दे रहे होंगे और डिस्कशन भी आप लोग का अच्छा चल रहा है। तो आप लोग जैसे भी पहले भी दूसरे भी हम लोग टेस्ट के डिस्कशन में बात किए थे कि टेस्ट देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसी तरीके से अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं एग्जामिनेशन तक तो जरूर आप कामयाब होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन का, और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया माध्यम होता है टेस्ट सीरीज। जो टेस्ट सीरीज से आप जानते हैं कि किस तरीके का टेस्ट के साथ किस तरीके का क्वेश्चन आपके साथ सामने आ रहा है, उससे आप रूबरू होते हैं। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन के पास, डिस्कशन करते हैं। जो कि क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 51 से। आप क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे, बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51 में मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 4-क्लोरोटोलीन इन सनलाइट। ये 4-क्लोरोटोलीन क्या होगा? तो 4-क्लोरोटोलीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है। इसका मतलब ये क्या हो गया? पैराक्लोरोटोलीन भी बोल सकते थे और 4-क्लोरोटोलीन। मोनोक्लोरिनेशन इसका मतलब Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, सनलाइट यानी H2 या सनलाइट दे रहे हैं हम लोग। तो ध्यान देना है रिएक्शन का कौन सा नाम हुआ, क्या नाम हुआ इस बच्चे इस रिएक्शन का? तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हुआ? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्या करेगा कि ये जो आपका अल्केन है, अल्केन के साथ रिएक्शन होता है, यानी यहां पे आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करने के लिए इस जगह पे CH2 रेडिकल बनेगा और ये Cl एज इट इज। समझे बात को? उसके बाद क्या दिया गया है, यहां पे जो Cl रेडिकल है ये सब्स्टिट्यूट करेगा इसके साथ और ये बन जाएगा यहां से CH2 Cl और एक फोर्थ पोजीशन पे Cl एज इट इज। यानी ये हम लोगों ने बना लिया बेंजाइल क्लोराइड। अब इसके बाद कह रहा है कि फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं बात को। फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस विथ एक्वस NaOH। यानी कि बेटा यहां पे दो तरीके का हमारे पास Cl लगा हुआ है। एक Cl लगा हुआ है अराइल क्लोराइड और एक Cl लगा हुआ है अल्काइल क्लोराइड। तो जान रहे हैं कि SN1 SN2 रिएक्शन होगा यहां से, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होने जा रहा है वो अल्काइल हैलाइड का रेट ज्यादा होता है अराइल हैलाइड से। यानी कि अल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन अराइल हैलाइड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ये क्या बनेगा? CH2OH होगा और ये Cl। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि 4-क्लोरो बेंजाइल, इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल बोलते हैं, बेंजाइल अल्कोहल। जैसे यहां पर समझना बात को, इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। ये वर्ड्स थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बेंजाइल अल्कोहल। और इस तरीके से देखते हैं तो अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। यानी 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। समझते हैं एक बार और, क्या बोले हम लोगों ने? पहले किया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, CH3 से H को रिप्लेस किए, सब्स्टिट्यूट किए, आया कौन? बेंजाइल क्लोराइड। अब यहां पर एक दो तरीके का Cl था, तो रेट किसका ज्यादा होगा? अल्काइल क्लोराइड का अराइल क्लोराइड से। तो यहां अराइल वाले को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, अल्काइल वाले को सब्स्टिट्यूट कर देंगे OH से और बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। यानी कि क्या बोलेंगे? 4-क्लोरो बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है बात? अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके रिएक्शन मैकेनिज्म पे बेस्ड है, डिस्कस करते हैं इसको भी। जो कि अपना अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे 54 नंबर। 54 नंबर में बात करते हैं। क्या बोल रहा है? बारी बारी हर एक रिएक्शन को देखते हैं। पहला तो क्वेश्चन क्या पढ़ ले। अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन फॉलो SN1 पाथवे। पहला तो बोल रहा है कि SN1 पाथवे जो फॉलो करेगा उसको बताना है। तो आ जाते हैं बच्चे, यहां पे पहला ऑप्शन दे रहा है 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड है और रिएक्शन किसके साथ दे रहा है? OH माइनस। OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और 2 डिग्री के साथ रिएक्शन होगा, तो यहां पे कैसा काम करेगा? SN2।
और ये बन जाएगा अल्कोहल। क्लियर है? क्योंकि हम लोग को पता है कि SN1 मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, जैसे कि वाटर, जैसे कि अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट है PHOCH3, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है? HI हीट। तो भाई यहां पे क्या करेंगे? सबसे पहले यहां प्रोटोनेशन होगा, क्या बनेगा? PHOH प्लस और ये CH3। ठीक है। अब वहां क्या होने जा रहा है? I माइनस। ये I माइनस क्या करेगा? SN2 मैकेनिज्म से अटैक करेगा और ये बन गया आपका PHOH यानी फेनॉल, साथ में क्या बन गया? CH3I। मैकेनिज्म फॉलो किया SN2। चलिए अगला देखते हैं, थर्ड नंबर दे रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड देखेंगे CH3 ब्रोमीन, इसके साथ दे रखा है CH3O माइनस K प्लस। इसका मतलब क्या होता है? O माइनस K प्लस। अब देखेंगे बच्चे, अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये 3 डिग्री है और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहां पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है यानी SN2 मैकेनिज्म नहीं कर सकते। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 को फॉलो नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा? यहां एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनाएगा और प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH2 CH3, यानी ये तो मैकेनिज्म फॉलो कर गया किसको? E2 को। अब आ जाते हैं फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन में आपके पास कुछ ऐसा दे रखा है आयोडीन और यहां दिया है H2O, और H2O कैसा होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। आयोडीन भी अच्छा लिविंग ग्रुप है। आयोडीन पहले रिप्लेस करेंगे, यहां से लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलेगा, क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन ऑलरेडी यहां पे हम लोग को चेक करना होगा कि ऑलरेडी यहां पे कार्बोकेटायन हमारा क्या है? स्टेबल है। कैसे? तो 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन से। अगर ये रीअरेंजमेंट करने की जरूरत पड़ता तो हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं। अब ये वाटर क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, -H प्लस करेंगे और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा OH। मैकेनिज्म क्या फॉलो किया? SN1। 2 स्टेप में मैकेनिज्म हुआ, 2 स्टेप में मैकेनिज्म ने कवर किया। यहां पे पहला क्या हुआ? लिविंग ग्रुप का रिमूव करना, उसके बाद कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट किससे बनता है? तो SN1 मैकेनिज्म में, और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है। क्लियर है बात? तो ये हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है 58 नंबर। 58 नंबर बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, थोड़ा सा लेकिन बात करेंगे हम लोग। 58 को थोड़ा इलाबोरेट करना चाहेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, काफी इंपॉर्टेंट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने लैंग्वेज में, अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। और टाइप्स ऑफ रिएक्शन का जो भी क्वेश्चन है उसको जरूर देखिए। एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैसा दिया हुआ है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हाँ इस तरीके का। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे टाइप्स ऑफ एडिशन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का ओवरऑल। अब बोल रहा है PHMgBr रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? D2O के साथ। X क्या होगा? तो भाई PHMgBr का मतलब क्या हुआ? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या हुआ? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ओवरऑल बोल सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 2 काम होता है, ध्यान रखना। एक काम होता है एज अ बेस और दूसरा काम होता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। सही है। तो एज अ बेस का मतलब क्या होगा कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसिडिक कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं जिसके पास हाइड्रोजन है या ड्यूटेरियम है, वहां से क्या करेगा? उसका H या D को रिप्लेस कर लेगा। जैसे इस जगह पे दिया हुआ है D2O, तो ये माइनस क्या करेगा? एज अ बेस यहां रिएक्शन करेगा और बना देगा बेंजीन के साथ D लगाएगा। क्या लगाएगा? D। क्लियर है बात? यहीं पर अगर ये H2O रहता तो ये क्या करता है? इसमें से H लेता और क्या बनाता है? बेंजीन। इसी के जगह पे अगर अल्कोहल रहता ROH, और क्या क्या रह सकता है एक बार हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। क्या रह सकता है? अल्कोहल रह सकता है, लिक्विड अमोनिया रह सकता है, कोई भी टर्मिनल अल्काइन रह सकता है। अल्कीन नहीं लेंगे
अल्कीन का H एसिडिक नहीं होगा, अल्केन नहीं लेंगे, एसिडिक नहीं होगा। तो इस तरीके का कंपाउंड याद रखेंगे आप कि जहां भी एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ, वहां से प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, आइदर वो डी के फॉर्म में रहे, ठीक है। तो यहां पे कैसा काम करेगा, एज अ बेस। ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। तो यहां पे हम लोग के पास दिया हुआ है D2O, तो बेंजीन पे D, यानी कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। अगर यहीं पे D2O के जगह पे H2O रहता तो क्या आंसर होता इसमें, तो इस जगह पे आंसर होता हम लोग का 3rd। अभी के लिए क्या आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बात। चलिए 58 के बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। 58 नंबर के बाद अगला क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ रहा है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 65 में आप देखना दे रखा है यहां पे CH3CH2Br, CH3CH2Br पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे थे। और यहां रिएक्शन दिया हुआ है AgCN से, और पिछले बारे में होगा देखे होंगे NaCN से था। और वहां पे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ये CN से रिएक्शन हो रहा है NaCN या KCN से तो साइनाइड बनाएगा, और AgCN से रिएक्शन होगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। क्यों, क्योंकि Ag का और जो कार्बन का जो बॉन्ड है वो आयनिक नहीं है, कैसा है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण यहां पे क्या करेंगे हम लोग कि यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यानी जो अटैक करेगा वो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है, ठीक है। तो यहां इसमें जो हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2NC, आइसोसाइनाइड बोलेंगे, ठीक। जिस तरीके से नाइट्राइल का रिएक्शन पढ़े थे, अब यहां पे आइसोसाइनाइड का रिएक्शन आया। अब बोल रहा है H2Ni, रिएक्शन क्या बोल रहा है, H2Ni, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। अब याद रखना कि अगर आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो 2 डिग्री अमाइन बनता है। क्या बनेगा, 2 डिग्री अमाइड बनता है। कैसे, तो CH3CH2 जो भी इधर से कोरोस्पॉन्डिंग लगा है NH, और ये क्या बनेगा CH3, यानी इसका नाम क्या बोलेंगे, N मिथाइल इथेनामाइन। और अपना करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां पे थोड़ा समझा देता है। अगर ये हाइड्रोलिसिस दिया रहता, बच्चे ध्यान देना, क्या दिया रहता, हाइड्रोलिसिस। तो अगर साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां से बनता CH3CH2NH2 और साथ में बनता फॉर्मिक एसिड। क्या बनता, फॉर्मिक एसिड। इसका मतलब फॉर्मिक एसिड तो हमेशा बनेगा, लेकिन ये जो साइनाइड है, ये जो अमाइन है, ये तो चेंज होगा, कभी 1 कार्बन, कभी 2 कार्बन, 3 कार्बन, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो ये ध्यान रखना, अगर हाइड्रोलिसिस करना तो अमाइन और कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, और रिडक्शन हो रहा है तो किसमें होगा, 2 डिग्री अमाइन में। क्लियर है बात, डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है यहाँ पे। चलिए, तो अब यहां 65 में हम लोगों ने क्या आंसर किया, ऑप्शन नंबर 2। आ जाते हैं 65 के बाद क्वेश्चन है 68। में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें इनकरेक्ट सीक्वेंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको लोगों को, यानी आप लोगों को एग्जाम में सभी ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 स्टेटमेंट जो इसमें है वो सही है। समझे बात। जैसे कि पहला दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ X2। इसका मतलब पता चला ही कौन हुआ, इसका मतलब कौन सा रिएक्शन हुआ, ये हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। X2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट, ये रिएक्शन हुआ। और क्या बनाते हैं, CH3X। और यहां जानते हैं ना कि X2 बराबर क्या होता है, रिएक्टिविटी F2 Cl2 Br2 एंड देन I2, ये होता है रेट। सही देख। 4th ऑप्शन जब दे रहा है रिलेटिव रिएक्टिविटी विथ एन इलेक्ट्रोफाइल, तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को। कह रहा है C6H4 पैरा CH3। पैरा CH3 का मतलब पैरा पे क्या है, CH3, और ये NO2,
ठीक है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है टॉलीन, टॉलीन का मतलब हो गया CH3। और उसके बाद बोला जा रहा है कि पैरा नाइट्रो, पैरा पे क्या लगा जा रहा है, नाइट्रो NO2 और एक और NO2। अब इसका रेट ऑफ द रिएक्शन जो देखेंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल कहां आना चाहेगा, उस जगह पे आना चाहेगा, उस बेंजीन पे आना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, EWG हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये भी क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, यहां एक EDG लगा है, एक EDG लगा हुआ है। यानी कि सबसे बढ़िया अगर देखा जाए यहां पे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा टॉलीन। उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड में बात करें तो फर्स्ट और थर्ड में हम लोग अगर देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड में हमारा क्या यहां पे करेक्ट होगा, तो फर्स्ट वाला ज्यादा, यानी हम लोग के लिए बोलेंगे कि PCH3, यानी जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो सीक्वेंस गलत है, यानी टॉलीन जो बीच में है उसको आगे रहना चाहिए था। ठीक है, एक इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगा बच्चे, जब वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम होंगे। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये तो सही दे रखा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए था कि टॉलीन को आगे होना चाहिए था और इसको सेकंड पोजीशन पे, तो जाकर के ये करेक्ट होता। और हमसे पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट मैच किसका है, तो इनकरेक्ट के लिए कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा हम लोग के लिए, मैच इनकरेक्ट है, लेकिन आंसर पूछा जा रहा है तो वही आंसर होगा हम लोग के लिए। तो आंसर नंबर यहां पे क्या बोलेंगे, फोर्थ ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर के बाद आपका 70 नंबर, जो कि चैप्टर है पॉलीमर से। किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये, पॉलीमर से। और पॉलीमर से है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि पॉलीमर चैप्टर का आपको रीडिंग लगाएंगे तो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द हाई डेंसिटी पॉलिथीन। तो बेटा यहां समझते हैं दो तरीके का पॉलिथीन होता है, एक लो डेंसिटी पॉलिथीन और एक होता है हाई डेंसिटी पॉलिथीन। हाई डेंसिटी पॉलिथीन में क्या होता है, क्लोज पैकिंग होना है। हाँ, तो नॉट ट्रू, टफ होता है, सही है, हार्ड होता है, सही, केमिकली इनर्ट होता है, ये भी बात सही, हाईली ब्रांच नहीं होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा, क्लोज पैकिंग होगा, यानी कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है किसका, हाई डेंसिटी पॉलिथीन का। तो करेक्ट आंसर इसमें बन गया ऑप्शन नंबर 4, हाईली ब्रांच। आप देखेंगे यहां पे 2 मिनट देखते हैं आपको हाई डेंसिटी पॉलिथीन के बारे में, जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे 436 पेज नंबर पे, तो यहां पे आपको मिलेगा लो डेंसिटी पॉलिथीन और हाई डेंसिटी पॉलिथीन। ठीक है, तो आप देखेंगे लो डेंसिटी पॉलिथीन में कुछ स्लाइटली ब्रांचिंग होता है। ठीक है, कुछ ब्रांचिंग होते हैं, ये भी केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है बट फ्लेक्सिबल। और ये क्या बोला जा रहा है, हाई डेंसिटी पॉलिथीन में टफ, हार्ड, केमिकली इनर्ट, लेकिन हाईली ब्रांच नहीं होगा। क्या होगा, यहां पे होना चाहिए था क्लोजली पैक्ड। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहां पे, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये इसके लिए सही मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी से। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्या दे रखा है बच्चे, कीटोन के साथ रिएक्शन है, किसका है, तो अल्काइल अमाइन का है, यानी कि अल्काइल अमाइन के साथ रिएक्शन बोल सकते हैं। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक, यहां एडिशन रिएक्शन होगा। तो अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेंगे। अब ये एक रिएक्शन नहीं है, इसके जगह पे और क्या क्या हो सकता था, इसके जगह पर आपको बता दे रहा हूं, एक लिस्ट बना रहा हूं यहां पे, ध्यान रखना। अमोनिया हो सकता है, जो कि अमोनिया होगा तो इमीन बनेगा। पहले तो इसका प्रोडक्ट बना लो, कैसे, इसके हाइड्रोजन को और इसके ऑक्सीजन को रिमूव करिए और दोनों को साथ में जोड़िए, यहां से क्या बनेगा, CCH3 डबल बॉन्ड NCH2CH3, यानी क्या बोलेंगे, N इथाइल इमीन बोलेंगे इसे। और अगर अमोनिया रहता तो इमीन बोलते हैं। इसके जगह पे और क्या रह सकता है, इसके जगह पे रह सकता है आपको हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो ऑक्साइम बनेगा।
इसके जगह पे और क्या रह सकता है, तो NH2 हाइड्रोजीन बोलते हैं, तो क्या बनता, हाइड्रोजोन बनता। ये एल्डिहाइड चैप्टर का क्वेश्चन, एल्डिहाइड चैप्टर से दिया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर फिनाइल हाइड्रोजीन रहता NHPH, तो क्या बनता, फिनाइल हाइड्रोजोन बनता। एक और यहां पे काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है सेमी कार्बाजाइड। तो ध्यान देंगे यहां पे सेमी कार्बाजाइड में तो सेमी कार्बाजाइड अगर हम लोग बात करें तो सेमी कार्बाजाइड में अगर बात करते हैं तो क्या बनेगा, सेमी कार्बाजोन बनेगा। ठीक है, एक सेकेंड। और उसके बाद आ जाता है 2,4-DNP। सेमी कार्बाजाइड का जो स्ट्रक्चर होगा आपका बन जाएगा NH2 CO NH और NH2। ये होता है आपका किसका, तो सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, सेमी कार्बाजाइड होगा। तो सेमी कार्बाजाइड में देखना यहां तो दो नाइट्रोजन होता है बच्चे, एक यहां पे भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन रखा है और इसमें भी। तो इसके रिमूव नहीं करेंगे, इसमें से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे लोन पेयर है, इसका रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और क्या बनाता है, सेमी कार्बाजोन। उसके बाद आ जाता है 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, जिसे कि ब्रिटिश रिएजेंट भी बोलते हैं। क्लियर है बात। तो ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है एल्डिहाइड कीटोन के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो 71 का जो यहां पे करेक्ट आंसर हम लोग का बनने जा रहा है, C+O CH3 किसके साथ रिएक्शन किया, NH2 CH2 ठीक है, और इस जगह से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट किए, क्या बन गया था, C+CH3 NCH3, यानी क्या नाम बोलेंगे, N इथाइल। ठीक है, इमीन बनेगा, जो कि यहां पे हम लोग के पास करेक्ट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 71 का क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए 73 नंबर देखते हैं साथ में। 73 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे एज अ बेस का, अब यहां पर देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो देखना बच्चे, ये एल्डिहाइड दे रखा, CH3 C+OH दे रखा है, उसके बाद CH3 C+O, CHO का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड है, C2H5। उसके बाद दिया है कीटोन। तो ध्यान रखना कि जो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए, यानी एक न्यूक्लियोफाइल के लिए। क्यों, तो दो कंडीशन यहां पे ध्यान रखना है। एक कंडीशन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हाइड्रोजन को देखो बहुत ही स्मॉल साइज है, जैसे इससे आगे बढ़ रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, और कीटोन में देखेंगे तो दोनों साइड से स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है। ये हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि रेट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट क्या होगा, स्लो होगा। चलिए, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखेंगे कि सर एल्डिहाइड जो होगा ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन क्या होगा, कीटोन। ये बात समझ में आया। अब दूसरा कंडीशन इसका समझते हैं कि सर यहां डेल्टा जो प्लस है, यहां डेल्टा प्लस जो आप देख रहे हैं, यहां दो प्लस आई लगा रहा है कीटोन के केस में। यहां एक प्लस आई, यहां एक प्लस आई, और यहां 0 कोई इफेक्ट नहीं है हाइड्रोजन का। तो अगर हम यहां पे पॉजिटिव कैरेक्टर को कम कर दे, डिक्रीज कर दें, प्लस आई के लगने से पॉजिटिव कैरेक्टर जो कार्बोनाइल कार्बन पे है वो अगर डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक जो होगा, यानी न्यूक्लियोफाइल के साथ जो रिएक्शन करना होगा वो तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि पॉजिटिव कैरेक्टर यहां डिक्रीज कर गया। यानी रेट क्या बोलेंगे बच्चे, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है आपके लिए, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक से तो क्या बोलोगे कि रेट जो होगा न्यूक्लियोफिलिक का, यानी रेट किसका, तो ANU मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, क्या होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए पॉजिटिव कैरेक्टर, डायरेक्टली होना चाहिए पॉजिटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव कैरेक्टर यानी पॉजिटिव कैरेक्टर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्टेरिक हिंड्रेंस का। ये दो पॉइंट्स पे ध्यान रखना। इसीलिए बोलते हैं कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से।
तो अपने से क्वेश्चन यहां पूछा गया था लीस्ट रिएक्टिव, इसका मतलब ऑप्शन 4 कीटोन हो जाएगा क्या? लीस्ट रिएक्टिव कीटोन। क्यों? तो यहां पे कीटोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एक लीस्ट रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा एल्डिहाइड से। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एक और हम थोड़ा और इसी क्वेश्चन को लेकर एक और छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। इसमें है नहीं वो क्वेश्चन, लेकिन इसी पे बेस्ड था। ऐसा ही रहता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलता है, और एक कार्बोनाइल रहता है, ध्यान देना थोड़ा। CH3COCl, अगर ये अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, CH3OCO थोड़ा समझेंगे, थोड़ा समय लग रहा है इसमें। OCH3, देन देखेंगे NH2, मान लेते हैं कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, और कह रहा है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो रेट ऑफ किसका? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी का जो क्वेश्चन था 73 में, वो क्या था? रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो भाई जब सब्स्टिट्यूशन करोगे बच्चे, तो इतना दूर तो सब में कार्बोनिल कॉमन है, यानी यहां से कौन बाहर जा रहा है? Cl माइनस जा रहा है। यहां से बाहर कौन जा रहा है? O माइनस C डबल बॉन्ड OCH3 जा रहा है यहां से, O माइनस CH3, यहां से NH2 माइनस। तो अब ये हम लोग का लिविंग ग्रुप हुआ, यानी रेट बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। यानी रेट क्या बोलेंगे? रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ क्या? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप यानी इन लोगों में देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इसके साथ रेजोनेंस करेगा, यानी ये ज्यादा स्टेबल है। ये ऑक्सीजन पे प्लस आई आ रहा है। NH2, तो N तो आप देख रहे हो कि N लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से। तो यहां पे जो सीक्वेंस होना चाहिए था, कह सकते हैं कि सर ऊपर की ओर जाएंगे, हाँ, यानी ऊपर की ओर जब जा रहे हैं तो रेट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सबसे बढ़िया रेट कौन देगा? Cl माइनस, यानी यहां पे स्टेबिलिटी जो होता है लिविंग ग्रुप का, Cl माइनस। इसी को बच्चे एग्जाम में दे देगा OAC। ये OCO-CH3 का मतलब क्या हुआ? OAC, इसको एसिटाइल बोलते हैं। इसी को बोल देगा एग्जाम में OAC। फिर क्या बोलेगा? OR, एंड देन क्या होगा? NH2। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के जैसा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे थोड़ा सा बात कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 73 के जैसा रिलेट करते हुए मूव करते हैं। होप कि आप लोग को इस तरह का थोड़ा ज्यादा क्लियर भी करता होगा डिस्कशन में, क्योंकि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर थोड़ा सा और डिस्कशन कर दिया जाए तो आपको क्लियर कर देगा ये। आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। 77 नंबर में बोल रहा है पीकेबी। पिछले बार भी हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे स्पोर्ट नंबर 7 का, वहां पे भी एक पीकेबी को लेकर के बात कर रहे थे। तो पीकेबी को लेकर थोड़ा सा समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पीकेबी, यानी कि इंक्रीजिंग पीकेबी, पीकेबी वैल्यू को बढ़ाना है, यानी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो यहां पे आप लोग देखेंगे सभी का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बना लें, फिनाइल मीथेन अमाइन, ठीक है, यानी कि 1 नंबर हो गया आपका CH फिनाइल, PH और ये NH2, ठीक है। ये हो गया आपका फिनाइल मिथेल अमाइन, ठीक। उसके बाद दूसरा बोल रहा है NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, यानी NN डाइमिथाइल मिथेनामाइन, मतलब एक कार्बन है, हाँ, और इस कार्बन के साथ NN डाइमिथाइल ये दे रखा है। देखिएगा अगला जो है हम लोग के पास 3rd नंबर में बोल रहा है
थर्ड नंबर बोला जा रहा है एन मिथाइल मिथेनामाइड। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि एन मिथाइल मिथेनामाइड, यानी कि एन के साथ एक मिथाइल लगा हुआ है और मिथेनामाइन है एक, यानी कि एक कार्बन। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे इसको 2 डिग्री अमाइन भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया बच्चे, 2 डिग्री अमाइन हो गया, सही है। उसके बाद फोर्थ नंबर में देखते हैं। फोर्थ नंबर में बोला जा रहा है कि एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। एनिलीन तो समझते हैं बेंजीन के साथ जब NH2 रहता है उसको एनिलीन बोलते हैं, लेकिन बोला जा रहा है एन एन डाइमिथाइल, यानी एन पे क्या लगा देंगे CH3 और क्या लगा देंगे CH3, तो क्या नाम हो जाएगा एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। अब हम लोग इसको बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज कर लें। उसके बाद क्या करना है, रिवर्स रेसिप्रोकल यानी रिवर्स कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चे, इसका जो लोन पेयर है ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो बेंजीन होगा फिनाइल रिंग है इसके लिए -I, और ये 3 डिग्री ये 2 डिग्री और इसका रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ठीक। और हम लोग जान रहे हैं कि क्वेश्चन में दे रखा है, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग अमाइंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग pKb वैल्यू इन एक्वस फेज। और आप जानते हैं कि मिथाइल और मिथाइल के केस में 2 डिग्री का ज्यादा होता है 3 डिग्री से, किसका, क्यों, तो एक्वस फेज में ड्यू टू सॉल्वेशन। यानी यहां पे जो आएगा तो क्या लिखेंगे, 3 ग्रेटर देन क्या होगा 2, 3 ज्यादा बेसिक होगा किससे, 2 से। अब आ जाते हैं फर्स्ट और फोर्थ में, अच्छे से समझना। फर्स्ट में रेजोनेंस तो नहीं कर रहा है, डीलोकलाइज तो नहीं है, लेकिन फोर्थ में डीलोकलाइज है। हाँ, फर्स्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, -I हो रहा है, सही है, लेकिन इसमें तो रेजोनेंस इन्वॉल्व है, दैट्स वाई फर्स्ट ज्यादा बेसिक होगा किससे, फोर्थ से। यानी ये हो गया हम लोगों को बेसिक स्ट्रेंथ। अब आपको बोला गया था पीकेबी वैल्यू, तो सबसे ज्यादा पीकेबी किसका होगा, थर्ड का, तो सबसे कम पीकेबी किसका, फोर्थ, समझ रहे बात, ठीक है। फोर्थ वैल्यू जो होगा पीकेबी वैल्यू बोला जा रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फोर्थ का जो यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ होगा, यानी ये बेसिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस लिखा गया, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ यहां सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड का, तो पीकेबी वैल्यू सबसे कम किसका होगा, थर्ड का होगा। यानी कैसे लिखेंगे, 3 2 1 एंड देन क्या लिखेंगे 4, यानी फोर्थ वाले का पीकेबी वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा, और थर्ड वाले का पीकेबी वैल्यू सबसे कम, समझ रहे हैं। यानी बेसिक स्ट्रेंथ क्या बोलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी वैल्यू। इसी तरीका का एसिडिक होता है, एसिडिक वैल्यू के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 था ये, पीकेबी वैल्यू को लेकर एक बार देख लेंगे बढ़िया से। डी लोकलाइज और लोकलाइज और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। डी लोकलाइज जो और लोकलाइज जो का लोन पेयर्स होते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि जो लोकलाइज होता है वो ज्यादा बेसिक होता है किससे, डी लोकलाइज वाले से। ये था क्वेश्चन 77। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया हुआ है 78 नंबर में। कह रहा है द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ सोडियम इथानोएट। भाई सोडियम इथानोएट का मतलब क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, सोडियम इथानोएट बोलेंगे। किसमें कन्वर्ट करना है इसे, मीथेन में। ये एक्चुअली ये रिएक्शन किसका हुआ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हुआ सोडा लाइम और हीट के प्रेजेंस में। तो 78 का यहां पे जो करेक्ट आंसर हम लोग के पास बनने जा रहा है वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। यानी यहां से क्या लेंगे, NaOH प्लस CaO और हीट, जो कि यहां से क्या करता है, CH4 का फॉर्मेशन होता है। मेनली ये रिएक्शन इस तरीके का रहता है, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH से रिएक्शन करते हैं प्लस CaO हीट से, तो ये क्या करते हैं, यहां से डी कार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 का रिमूवल होता है, कार्बन आयन यहां बनता है, ध्यान रखना कार्बन आयन बनता है ना। और ये कार्बन आयन फिर एसिडिक, फिर एक्वस मीडियम से H+ लेकर के मीथेन बनाता है। यहीं पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता रहा हूं। ये तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, एक कार्बन को कम करके, हम लोग डेफिनेशन भी जानते हैं बच्चे, आप लोग डेफिनेशन भी समझ रहे हैं कि दिस इज अ रिएक्शन विथ अ सोडा लाइम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू गिव द फॉर्मेशन ऑफ corresponding alkane having one less carbon atom।
अब यहां पर दो ऐसा भी रिएक्टेंट आएगा जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि विदाउट सोडा लाइम, हाँ विदाउट सोडा लाइम सिर्फ हीट कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को CO2 क्या होगा, डिकम्पोज कर जाएगा, यानी CO2 रिमूव हो जाएगा, यानी ओवरऑल कर सकते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। तो पहला ध्यान रखिएगा, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिडिक कंपाउंड में अगर ये ऐसा कंपाउंड दे रखा है CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो इस कंपाउंड में अपने को सोडा लाइम नहीं भी रहेगा, सिर्फ हीट भी रहेगा, तो CO2 यहां से रिमूव करिएगा और क्या प्रोडक्ट बना दीजिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा। सही है। उसके बाद दूसरा नंबर में देखते हैं, दूसरा होता है जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जेम डाई कार्बोक्सिलिक बोलता है कि एक ही कार्बन के ऊपर दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, हाँ, और अगर यहां से आप हीट कर रहे हो तो ये CO2 को लॉस कर देगा और बन जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे बात को। तो ये दो कंपाउंड याद रखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। साथ में यहां पे एक ब्लैंक्स रूल होता है, ब्लैंक्स रूल को भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ब्लैंक्स रूल भी यहां पे बहुत अच्छा डीकार्बोक्सिलेशन के लिए, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट इन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर के बाद। जो अगला ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है वो आ रहा है सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन बी तो आप लोग समझते हैं बच्चे, क्या बोला जाता है, कैंडिडेट्स कैन चूज टू अटेम्प्ट ओनली एनी 10 क्वेश्चंस ओनली, यानी सेक्शन बी से आपको मात्र 10 क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, इस सब बात को ध्यान रखेंगे। एग्जामिनेशन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, थोड़ा सा OMR शीट्स के बारे में जानकारी रखिएगा, किस तरीके से OMR शीट्स को कब फिलअप करना है, कैसे फिलअप करना है। नर्वस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ईमानदारी से डेडिकेशन के साथ डेस्टिनेशन पाने के लिए डेडिकेशन के साथ तैयारी करते रहना है। क्वेश्चन है 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऐसा रिएक्शन का। इसमें बोल रहा है, कभी कभी इसी को ABC करके बोलता है। ये 1 2 3 4 का मतलब क्या होगा बेटा, कि एक फर्स्ट से जब रिएक्शन करेंगे जो बनेगा उसका 2 से करेंगे, जो बनेगा उसका 3 से करेंगे एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो पहला देखोगे, पहला दे रहा है SN प्लस HCl। ये क्या करेगा, SN प्लस HCl, तो ये बनाएगा NH2, एनिलीन बोलेंगे। ठीक, उसके बाद बोला जा रहा है NaNO2HCl, NaNO2 प्लस HCl, डाइजोटाइजेशन बोलेंगे और ये बन जाएगा आपका N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, बेंजीन क्या नाम देंगे इसका, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, यानी कि क्लोराइड यहां पे लगा हुआ है Cl। उसके बाद है HBF4 के साथ हीट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बोरोन फेरेट के साथ। यहां से क्या करेंगे, पहले ये बनेगा N2 प्लस BF4 माइनस, साथ में हीट दिया हुआ है, हीट करेंगे, ये बन जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन, यानी कि जो अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बनने जा रहा है फ्लोरोबेंजीन। यानी क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 की तरफ मूव करते हैं। फिर से एक सीक्वेंस रिएक्शन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को सीक्वेंस रिएक्शन बोला जाता है। 88 नंबर में देखिएगा, कह रहा है कि एक अल्काइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन करवाया गया NaNH2 के साथ। किसके प्रेजेंस में, तो अमोनिया के प्रेजेंस में, यानी लिक्विड अमोनिया। यानी यही होता है
सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया भी आप बोल सकते हैं, यानी ये भी अगर रिएजेंट रहता है तो सेम काम करेगा। तो भाई ये तो ठहरा यहाँ Na+ और NH2 माइनस, इसने यहां से H को रिमूव कर लिया और ये क्या बना दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na, यानी सोडियम प्रोपाइनाइड आयन बनाया, जिस कैसा काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है भाई। उसके बाद बोला है आपको CH3 CH2Br अटैक किए, ब्रोमीन को बाहर निकाले, क्या बन गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H2CH3, ये हो गया। अब इसके बाद देखना है, इसके बाद दिया जा रहा है B से C में लिथियम अमोनिया, यानी कि आपको दिया गया है लिथियम अमोनिया या रह सकता है सोडियम अमोनिया। इसको बोलते हैं बर्च रिएजेंट। क्या बोलते हैं? बर्च रिएजेंट, जो कि इंटरनल अल्काइन को ये किस में कन्वर्ट करेगा, तो ट्रांस अल्कीन में। यानी इस कंडीशन में हम लोग को रखना होगा CH3 CH2 CH3 H और H, और इस जगह पे हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 88 में जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 का क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा ट्रांस अल्कीन। ये ट्रांस अल्कीन ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। ये आपके अल्केन चैप्टर से है, एनसीईआरटी से, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन में जब हम लोग देखे हैं वहां से रिएक्शन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं 89 नंबर। 89 नंबर याद रखने वाला क्वेश्चन है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको अल्केन का। कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट कंबशन में तो आप जान रहे हैं कि CO2 प्लस वाटर होगा। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि CH4 प्लस O2 को रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब से 523 केल्विन 100 ATM से क्रॉस करवाते हैं तो ये बनता है मिथानॉल। क्या बनेगा? मिथानॉल बनेगा। यानी ए का जो बनने जा रहा है, ए का क्या होगा बच्चे? ए का होगा थर्ड नंबर। ठीक है। उसके बाद बी नंबर में देखेंगे, बी नंबर में बोला जा रहा है MO2O3, हाँ, इसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग में क्या करेगा, यहां से एल्डिहाइड बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि इस कंडीशन में बनेगा आपका फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि बन जाएगा आपका 5 नंबर। ए बराबर क्या हुआ 3, बी बराबर क्या हो गया 5। सी में देखेंगे, सी में कह रहा है कि अगर इथेन का हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं मैग्नीज एसीटेट के प्रेजेंस में तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी यहां से बनेगा आपका सी में हो जाएगा 4th नंबर। क्या होगा 4। उसके बाद डी में बात करेंगे। डी में यही रिएक्शन पिछले टेस्ट में भी अपने पास ऐसा आया हुआ था कि अल्केन हैविंग सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी, नन ऑफ दिस का ऑप्शन था कि अगर हम लोग KMnO4 यानी बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो टर्शियरी मतलब कौन ये अल्कोहल में कन्वर्ट करता है तो कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए अल्केन के पास, तो अल्केन के पास टर्शियरी हाइड्रोजन होना चाहिए। यानी कि डी नंबर में जो बनेगा वो बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। उसके बाद ई नंबर में बोल रहा है CH2Br, ऐसा दे रखा है CH2Br, फिर से दिया हुआ है CH2Br। तो भाई यहां से दोनों ब्रोमीन को रिमूव कर देंगे और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी अल्कीन, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। डी हैलोजिनेशन बोलेंगे इस रिएक्शन को, और जिंक के प्रेजेंस में होता है तो ये बन जाएगा आपका 2 नंबर। अब यहां से मैच कर लीजिए A3 B5 C4 D1 एंड E2। तो ऑप्शन इसके लिए करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। क्लियर है बात? और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर। 94 नंबर एकदम इसमें आपको दिया गया है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से, विटामिन टॉपिक से, विटामिन टॉपिक से दिया गया है 94 नंबर। मेडिकल के तैयारी करने वाले लोग के लिए ये जूलॉजी में भी रहता है पढ़ने के लिए, ह्यूमन हेल्थ में। तो कह रहा है इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी एंड मसल वीकनेस, इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए होता है विटामिन ई का डिफिशियंसी।
डाइजेस्टिव और डिसऑर्डर एंड बर्निंग सेंसेशन, इसके लिए क्या होगा, विटामिन B2 का डिफिशियंसी, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड रिटार्ड इन ग्रोथ यानी विटामिन B1, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, हाँ हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ये होता है आपके विटामिन ए से, विटामिन ए के डिफिशियंसी से, यहाँ पे डिफिशियंसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स के लिए क्या होगा, स्कर्वी जिसे बोलते हैं, ब्लीडिंग गम्स स्कर्वी किसके डिफिशियंसी से होता है, तो विटामिन सी के डिफिशियंसी से। क्लियर है बात। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, A4, B5, C2, D3, E1। देन चलते हैं 99 नंबर स्टेटमेंट क्वेश्चन है। कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 1, 99 में बोला जा रहा है आपको, ठीक है, 99 में आपको बोला जा रहा है स्टेटमेंट क्वेश्चन में, कार्बन इन कार्ब अनायन इज जनरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल सही है। देखो बच्चे, कार्ब अनायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो जनरली sp3, लेकिन अगर वो रेजोनेंस में डीलोकलाइज करता है तो हम लोग बोलते हैं sp2। लेकिन जनरली तो हम लोग यही बोलेंगे ना कि सर कार्ब अनायन क्या हो गया, कार्ब अनायन का हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया, हाँ ये निगेटिव लोन पेयर एक ही ऑर्बिटल में, ठीक है, तो ये sp3 हुआ। एंड इट्स स्ट्रक्चर इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन। डिस्टॉर्टेड होने का रीजन क्या होता है, ये बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी, हाँ इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट, उसके कारण डिस्टॉर्शन होता है। सही है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है कि लाइक कार्बोकेटाइन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल और ऑल्सो रिएक्टिव। बिल्कुल, यहां पे सभी के पास क्या है, कार्बोकेटाइन के पास, फ्री रेडिकल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, कार्बन आयन के पास निगेटिव चार्ज है, तो ये लोग क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स भी इसे बोला जाता है। तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 80 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 100 आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपने केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो 100 में थोड़ा समझते हैं, थोड़ा समझने वाला भी क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले भी बात किए हैं, थोड़ा आज एक क्वेश्चन और इस पे बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 दूसरे क्वेश्चन में यहां पे बहुत तरीके से बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी डिस्टिंग्विश बाई कार्बोनेट टेस्ट। बाई कार्बोनेट टेस्ट का मतलब हो गया बेटा यहां पे Na2CO3 या इसी को बोलेंगे NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट जब हम लोग करवाते हैं तो यहां से आता है, इवॉल्व करता है CO2 प्लस वाटर, जो कि बनाता है कार्बोनिक एसिड, बोलते हैं H2CO3 को। अब यह पूछा है किसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल, बिल्कुल नहीं, ये अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता है, यानी अल्कोहल इसमें डिसॉल्व नहीं होता है। फेनॉल एंड बेंजोइक एसिड, बिल्कुल सही है। फेनॉल के साथ अगर बात करें हम लोग, फेनॉल के साथ अगर बात करें Na2CO3 का, तो यहां पे बोलेंगे नो रिएक्शन, फेनॉल इसमें डिसॉल्व नहीं होता है। लेकिन यहीं पर अगर बात करें बेंजोइक एसिड का, तो बेंजोइक एसिड इसके साथ रिएक्शन करेगा Na2CO3 और ये बन जाएगा H2O प्लस CO2, जिसे कि कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन आया, इसका तो करेक्ट आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि अगला देखोगे इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल नहीं होगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल यहां भी नहीं होने जा रहा है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड है। अब इसमें थोड़ा सा नोट करके यहां पे समझ लेना कि कौन कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है या कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सोडियम कार्बोनेट में या सोडियम बाइकार्बोनेट में डिसॉल्व करता है। तो देखना बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, पिक्रिक एसिड। अगर ये सब आपके क्वेश्चन में दे रखा है तो ये सब CO2 को इवॉल्व करता है, ठीक है, ये अलग से आप नोट करके रख लेना। फिर कभी अगले डिस्कशन में ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो फिर हम लोग और इलेबरेट करके इस पे बात करेंगे। तो ये था आज का डिस्कशन आपका स्पोर्ट टेस्ट 8 का। मिलते हैं अगले स्पोर्ट के डिस्कशन में। टिल देन, थैंक यू।